झारखंड में भी बड़ी शिद्दत के साथ दोनों पक्ष लगे हुए हैं इस लड़ाई में, इस राजनीतिक लड़ाई में। और सबसे ज्यादा चर्चा में झारखंड में अगर कोई रहता है तो वो है हेमंत बिश्व शर्मा, जो कि चुनाव के सह प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। घूम घूम कर सभाएं करना, प्रचार करना, बागियों को मनाना, ये सब तो है ही उनकी सभाओं में, लेकिन जिस किस्म के भाषण वो देते हैं वो सबसे ज्यादा लोगों के बीच चर्चा में रहते हैं और विवादों में भी रहते हैं। जैसे उन्होंने अभी एक बयान में कह दिया, हम आएंगे तो घुसपैठियों को लात मार के बाहर कर देंगे, ये उनका स्टेटमेंट था। फिर उनका स्टेटमेंट दूसरा है कि अब अगर अब झारखंड को बचाना है तो भाजपा को लाइए, वरना ये आलमगीर और कुछ एक नाम उन्होंने और ऐसे मुसलमानों के लिए, ये सब कुछ आपका लूट करके ले जाएंगे, इसलिए झारखंड को बचाइए। धर्मांतरण के खिलाफ वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो ये उनके कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं, जो अभी इस वक्त चर्चा में है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। इनकी शिकायत इलेक्शन कमीशन से करने जा रहा है वहाँ जो पूरा इंडिया गठबंधन है वो। तो कुछ एक बातें हेमंत बिश्व शर्मा के प्रचार की वो आप सुनिए। उसके बाद बीजेपी ने अभी अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं, वो आपको बताएंगे। पहले हेमंत बिश्व शर्मा के बयान। झारखंड में एक विशेष समुदाय है, उनका वोट नहीं बांटते हैं। ये समुदाय पूरा की पूरा वोट किसको देते हैं? जेएमएम को देते हैं, कांग्रेस को देते हैं और लालू प्रसाद यादव को देते हैं। लेकिन हमारे जो हिंदू का वोट है, सनातन का जो वोट है, हम ये वोट किसी को 2%, किसी को 10%, किसी को 20% देता हो, हमारा वोट बच जाते हैं और ये विशेष समुदाय का वोट एक भी नहीं बांटते हैं और कांग्रेस पार्टी जेएमएम जीत जाते हैं। हमारे झारखंड में अगर हम सनातन संस्कृति को बसाना है, अगर हिंदू झारखंड में गर्व से रहना है, तब हमें हमारा वोट भी बंटवाना नहीं है, हम एक रहना है। अगर हम एक रहेगा तब हम सेफ रहेगा, अगर हम एक नहीं रहेगा हम सेफ नहीं रहेगा। अगर हम लोग हिंदू बांट जाता हो तो फायदा किसका होगा? आप लोग खुद समझिए। आज राहुल गांधी को हमें बताना है कि हम हिंदू बांटने वाला नहीं है, हम हिंदू एक है और हम हिंदू एक रहेगा। ये बात आज हमें उनको बोल देना है। भाई और बहनों, आज आप देखिए, हिंदू जब एक रहता है, हिंदू सब कुछ कर सकता है। 500 साल का बाद राम जन्मभूमि में दीपावली हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? आज हिंदू ने बाबर का जगह में राम मंदिर बनाया कि नहीं बनाया? जब हिंदू एक साथ रहता है, हिंदू सब कुछ कर सकता है। अगर हिंदू एक साथ रहेगा तो भारत विश्व गुरु भी बनेगा और हमारा सनातन संस्कृति भी बचेगा। लेकिन अगर हिंदू बांटेगा, ये आलमगीर आलम, इरफान अंसारी जैसा व्यक्ति हमारा ऊपर राज करेगा। ये जिनके इन्होंने नाम लिए हैं अंत में, ये इस सरकार के मंत्री हैं, जिसमें वो कह रहे हैं ये राज करेंगे हम पर। मुसलमानों का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा एक विशेष समुदाय है, उसका वोट कभी नहीं बढ़ता। आपका वोट बढ़ जाता है, हिंदू का वोट बढ़ जाता है, और हिंदू का वोट अगर एक रहेगा तो हिंदू सेफ रहेगा। जितना आपने सुना, इसमें कुछ आपत्तिजनक? जी, मुझे कोई आपत्तिजनक, हिंदू को एक करे, मुसलमान को एक करे, इसमें क्या आपत्ति है? लेकिन यदि उसको कम्युनल तरीके से आगे आप बढ़ाना चाहते हैं, बार बार इस बात का जोर देंगे कि भाई मुसलमान एक है और वो बंटता नहीं है, हिंदू, मैं कह रहा हूँ किसी को भी एक करने में क्या बुराई है, लेकिन किसी एक को किसी एक के खिलाफ एकजुट करना, हाँ। वो नहीं, ये बता करके वो नहीं बंटते, आप बंटते हो। हाँ ठीक है, इसको बताना। मोदी जी का नारा उन्होंने दोहरा दिया, एक रहोगे सेफ रहोगे। अब मोदी जी ने नारा दिया, उसको तो चलाना ही है। वैसे भी एक रहेंगे सेफ रहेंगे, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। लेकिन यदि कोई हिंदुओं की एकजुटता की बात करता है और कोई मुसलमानों की भी एकजुटता की बात करता है, तो मुझे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं लगती कि कोई आपत्ति है। आपत्ति तब होती है कि जब आप एकजुट किसी दूसरे के खिलाफ होने के लिए करते हैं। अभी जो भाषण दिया उसमें उस तरह की बात नहीं है, और पॉलिटिकल भाषण में इस तरह से तो आप बात करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या बट रहा है, क्या नहीं बट रहा है। लेकिन जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि यदि उनके भाषण में आगे कहा गया कि घुसपैठियों को लात मार कर निकाल देंगे, तो झारखंड में तो बाद में निकालें, असम के मुख्यमंत्री वहां से निकालें पहले, उसके बाद बात करना चाहिए इस पर।
अभी वहां निकाल दिए क्या हेमंत जी ने? असम में एनआरसी हो रहा है ना? एनआरसी में तो हो गया, उसमें 19 लाख लोग हैं, उसमें से कितने लोग निकाले? 19 लोग निकाले। चलिए, अब एक बयान जो घुसपैठियों वाला था वो मैं आपको थोड़ी देर में अभी सुनाऊंगा, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा कम्युनल प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी कम्युनल प्रचार कर रही है, ये इंडिया ब्लॉक कह रहा है। अब अभी तक जो कुछ वहां एक अदृश्य रूप में रहा है, मैं पहला प्रश्न उठाता हूं कि क्या शुक्रवार को छुट्टी करा देना सरकारी ऑर्डर न होते हुए ये सेकुलर सरकार चल रही थी? ये तो जामतारा जिले में हुआ है, उसके आसपास हुआ है, अखबारों ने रिपोर्टिंग की है, सरकार को सामने आना पड़ा है, ऑर्डर जारी करना पड़ा है कि ऐसा नहीं होगा। उस क्षेत्र के लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। रविवार को स्कूल चलेगा ही, शुक्रवार को शिक्षकों को भगा दे रहे थे। अब पता नहीं इस समय क्या स्थिति है। तो ये क्या सेकुलरिज्म है? क्या जिन गांवों की जमीनों के केस आए हैं, जो हाई कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया गया कि कैसे यहां आदिवासी और बहुत दलित के जो लोग थे उन पर कैसे जो है सामूहिक रूप से जमीनों पर कब्जा किया गया, इनका यहां से विस्थापन हुआ है, कुछ फैक्चुअल पोजीशन हाई कोर्ट के सामने रखी गई थी, जबकि सरकार कुछ नहीं कर रही थी। और हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि ये जो घुसपैठियों की बात सामने, इसके निकालने के लिए आप समय सीमा तय करिए। तो क्या वो सेकुलरिज्म था? सेकुलरिज्म चल रहा था। जो उस समय रांची में, हजारीबाग में सब जगह दंगे हुए, हिंसे हुए, अग्निवीर के नाम पर और सिर तन से जुदा के नाम पर एकदम ध्वस्त हुई जगह जगह, और जो पुलिस ने सारे नाम पट्टिका लगाए हुए थे थाने पर चारों तरफ शहरों में कि ये सबको अरेस्ट करना है, उसको हेमंत सोरेन सरकार ने हटवा लिया। हालांकि पुलिस ने कहा कि लगाएंगे दोबारा, आज तक लगा नहीं है। वो सेकुलरिज्म था। तो जब आप जो कर रहे थे अभी तक, आप जो, अब तो मैं तुष्टिक्रम नहीं करता हूं ना, ये तो मुस्लिम फंडामेंटलिज्म को, मुस्लिम लिबरलिज्म को नहीं, मुसलमानों के अंदर कट्टरपंथ को सरकारी नीतियों, राजनीतिक व्यवहारों द्वारा और सशक्त करने की जो नीतियां रही हैं, तो उसके विरुद्ध ये वक्तव्य दिया जा रहा है। बाकी चुनाव आयोग देखेगा। घुसपैठ की वहां समस्या थी, है, उन जिलों में, दुमका में, देवघर में, संथाल परगना में, वो तो इस सारे जगह वहां ये समस्या रही है। और रांची में पहली बार जो अभी आया है कि पहली बार रांची जो है मुस्लिम बहुमत वाला जो है नगर बना है, मुसलमान बहुमत वाला नगर बना है। 51% के आसपास वहां मुस्लिम हुए हैं और 48.7% के आसपास हिंदू हुए हैं। तो इस ढंग से वहां डेमोग्राफी चेंज हुआ है। कैसे हुआ है ये? तो इसीलिए ये जो ये अभी बोल रहे हैं, अगर ये इशू नहीं हो जनता के मन में, तो इतना बड़ा इशू केंद्र में सरकार चलाने वाली घोषणा पत्र में बता रही है कि क्या सिचुएशन है। आज घोषणा पत्र पर आप चर्चा अभी मैं बताता हूं उसमें तो क्या उसमें है, तो वो ऐसे नहीं। इनका वो बयान भी सुनवा दीजिए, घुसपैठियों पर जो बयान है हेमंत बिस्व शर्मा का। बांग्लादेश से निरंतर घुसपैठिया झारखंड से आ रहा है, लेकिन हमारा जो सरकार है, हेमंत सोरेन का सरकार है, वो घुसपैठियों का खिलाफ कुछ भी काम नहीं करते हैं। इसलिए वो लोग समझता है घुसपैठी हमारे वोट बैंक है। अगर ऐसा ही झारखंड चलते रहे और 20 साल के बाद झारखंड का हिंदू आबादी कम होते 50% से भी नीचे हो जाएगा और घुसपैठियों का आबादी भी लगभग इतना ही होगा। आज हमारा ये जो चुनाव है, ये चुनाव हमारा अस्मिता का लड़ाई है। हमारा ये वादा है, हमारा बीजेपी का सरकार आएगा, कानून का रास्ता अपना के हम झारखंड में जितना घुसपैठी घुसा है सबको लात मार मार के हम झारखंड से बाहर निकालेगा। यही हमारा संकल्प है। कुछ सालों में घुसपैठियों की आबादी यहाँ झारखंड के मूल निवासियों के बराबर हो जाएगी, लेकिन हम सरकार में रहे तो लात मार के भगाएंगे घुसपैठियों को। देखिए, हेमंत बिस्व शर्मा की झारखंड में क्या भूमिका है? हेमंत बिस्व शर्मा वहाँ पे चुनाव सह प्रभारी है, प्रभारी भी नहीं है, प्रभारी तो शिवराज सिंह चौहान है, उनके डेप्यूटी है। लेकिन जिस तरीके से झारखंड के अंदर हेमंत बिस्व शर्मा एक चेहरा बनकर उभरे हैं, ऐसा लग रहा है कि झारखंड के चेहरा है, भविष्य झारखंड के मुख्यमंत्री है। चुनाव प्रचार का संगठन वो देख रहे हैं, पार्टी किस मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी वो तय कर रहे हैं,
पार्टी के जो इलेक्शन कंपेनिंग है उसको वो लेकर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा तो पीछे, इस समय पूरी कमान जो है वो हेमंत विश्व शर्मा ने संभाली हुई है। और सनातन पर जिस तरीके से वो बोल रहे हैं और घुसपैठियों का लगातार जिक्र कर, वो बार बार वो आसाम का जिक्र करते हैं कि आसाम में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने किस तरीके से वहां से स्थिति को संभालने की कोशिश की है। और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से आसाम में घुसपैठिए घुसे थे और जो झारखंड में घुसे हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आएगी तो किस तरीके से बाहर करेगी। मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत विश्व शर्मा को संगठन में सहप्रभारी के चुनाव के साथ, सहप्रभारी के जिम्मेदारी के साथ यह भी जिम्मेदारी दी है कि आपको हिंदुत्व पे मुखर होकर बोलना है। आज झारखंड का तो ये क्या कोर मुद्दा बीजेपी का हिंदुत्व ही है झारखंड में? बिल्कुल सनातन पे बोल दिया। कल हेमंत विश्व शर्मा का बयान आ चुका है, शिवराज सिंह चौहान का बयान आ चुका है कि झारखंड में एक ही मुद्दा है, सनातन पर चुनाव लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी वहां सनातन पर चुनाव लड़ने जा रही है, वहां घुसपैठियों पर चुनाव लड़ने जा रही है। जिस तरीके से वहां मुस्लिम कम्युनिटी को जो घुसी है, रोहिंग्या घुसे, कोई दूसरे लोग घुसे, बांग्लादेशी घुसे, जिस तरीके से आदिवासी लड़कियों के साथ शादी कर उन्होंने वहां पर उनके जमीनों पर कब्जा किया है, उसको मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। और आज जब अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर रहे थे तो उन्होंने अपने भाषण में इस बात का जिक्र करा है कि वहां हमें बहू बेटियों को बचाना है, महिलाओं को हम बचाएंगे, जो घुसपैठी आ गए हैं उनकी हम जांच करवाएंगे पूरी। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसकी लाइन खींच दी। और चंपई सोरेन जो कोलान और दूसरे क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने तो पूरा बोल दिया है कि ये पूरा चुनाव हम घुसपैठियों के दम पर लड़ने जा रहे हैं। तो यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी की जो इस बार जो लड़ाई है हेमंत सोरेन के खिलाफ, वो घुसपैठियों के खिलाफ है, सनातन पर होने वाली है और हिंदुत्व पर होने वाली है। झारखंड में हिंदुत्व का मुद्दा चल रहा है त्रिपाठी जी? नहीं, मुझे लगता है कि मुद्दा तो तभी चलता है ना जब कोई उसकी वजह बनती है। अब कोई कहे कि इस देश में राम मंदिर आंदोलन मुद्दा बन गया था, तो क्यों मुद्दा बन गया था? क्योंकि राम मंदिर था, वहाँ पर बाबरी मस्जिद तोड़कर बनाई गई थी, जन्मभूमि मस्जिद जिसको वहाँ के लोग कहते हैं। अब झारखंड में अलग अलग, मैं रिपोर्ट अभी इतनी देर में देख रहा था तो बड़ी लोग ग्राउंड पे रिपोर्ट कर रहे हैं। अब सोचिए जितने बांग्लादेश की पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे गाँव हैं, जिले हैं, वहाँ पर आदिवासियों की आबादी धीरे धीरे गायब होती जा रही है। जो लोग जमीन खरीद रहे हैं मुसलमान हैं वहां, और उनसे पूछा जा रहा है किससे जमीन खरीदी, तो कह रहे हैं जिससे हमने खरीदी तो मर गया। ये एक गांव का जिक्र है झिकरहट्टी, 40 से ज्यादा आदिवासियों के घर थे, आज एक भी नहीं। एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, इस रिपोर्ट में जो मतलब मुझे भी ये जानकारी अभी मिली, जो याचिका दाखिल की है बांग्लादेशी घुसपैठ की, किसने दाखिल की है? सैयद दानियाल दानिश। अच्छा, जो मियां असमिया का मुद्दा उठता है, भाई भारत का जो मुसलमान है, भारत की जमीन पर जो पैदा हुआ, भारत में ही है, उससे हम लड़ लेंगे ना जो विवाद होगा। लेकिन जो बाहर से आ रहा है उसको तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये तो सीधे सीधे किसी भी जगह की, जो जिसको हम बार बार कहते हैं कि लोकल कल्चर क्या है, स्थानीय संस्कृति क्या है, वहां का जो पहले से मुसलमान है वो तो उस आदिवासी संस्कृति के साथ तालमेल करके रह रहा है बरसों से, जब से भी रह रहा हो, मतांतरित हुआ हो, जो भी वजह रही। लेकिन ये दो तरह का खतरा कि एक तो क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रहा है, दूसरा ये जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या आ गए, उन्होंने किसी आदिवासी लड़की से शादी की, जमाई बन गए। अब ये खतरनाक है और ये वहां का मुद्दा है। इसको कोई आंख मूंद ले कहे कि बड़ी कम्युनल चर्चा हो रही, हो सकता है कि अभी कहानी कुर्सी की ये हिस्सा काटा जाए और कहा जाए देखिए ये तो हेमंत विश्व शर्मा भी कह रहे हैं, ये पैनलिस्ट लोग भी यही कह रहे हैं। लेकिन ये सच है, जो लोग भी वहां के हैं वो जानते हैं कि कैसे ढेर सारे इलाकों की डेमोग्राफी बदल गई, वहां आदिवासी घट गए। और जो सबसे बड़ा संकट है कि उनका जो अपना कल्चर है, उनके जो पर्व त्योहार हैं, उनके जो स्थानीय देवता हैं, उनका जो स्थानीय, जिसको जल जंगल जमीन कह के दूसरी तरह से आंदोलन किया जाता है, वहां कोई आंदोलन करने नहीं जा रहा है। यह भी तो बड़ा सवाल है ना। और वो मुद्दा है, वो मुद्दा सीधे सीधे असर करता है। और एक बात और, जिस इरफान अंसारी और आलमगीर का नाम ले रहे हैं, ये दोनों बहुत कुख्यात लोग हैं। यही इरफान अंसारी अभी सीता सोरेन के खिलाफ जो टिप्पणी की है वो शर्मनाक टिप्पणी है। फिर इतने भर से पेट नहीं भरा तो उन्होंने उनकी बेटियों के खिलाफ भी टिप्पणी की है। अब इस तरह की जिसको कहते हैं कि टिप्पणियां करने वाले लोग राजनीति में हैं, मंत्री हैं, ताकतवर हैं, पैसा पकड़ाता है ऐसे लोगों के हाथ से, फिर भी इस पर चर्चा नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अब जरा बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात कर लेते हैं। झारखंड के लिए जो आया है, मुख्य बातें बता रहा हूं। गोगो दीदी योजना के तहत हर महिला को हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपए सीधे उनके अकाउंट में दिया जाएगा। इसको बढ़ा करके शायद 2500 की घोषणा वो हेमंत सोरेन ने कर दी है। दिसंबर से स्नातक और स्नातकोत्तर बेरोजगारों को 2 साल तक हर महीने 2000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। पहले साल में 1.5 लाख सरकारी पदों पर नियुक्ति होगी, 5 साल में 2,87,000
सरकारी पद जो हैं वो भरे जाएंगे। पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून आएगा। अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की गारंटी होगी। सभी परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर का वादा और त्योहार में 2 बार सिलेंडर फ्री देंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 1.25 करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा से जोड़ने का वादा किया जाएगा। किडनी मरीजों की फ्री डायलिसिस की जाएगी। सभी आदिवासी परिवारों को आयुष्मान योजना के साथ जोड़ा जाएगा। लेकिन इसमें जितनी बातें हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं, अब डिटेल में आएगा घोषणा पत्र तो पता चलेगा। उससे रिलेटेड तो कुछ नहीं है अभी तक। ये सब फ्री बीज में तो शामिल नहीं है। जितनी घोषणाएं 2100 रुपए की और 500 रुपए अच्छा, अमित शाह जी का बयान सुना दे जरा, उन्होंने आज इसको जारी किया है। जबरदस्त इस पर बोला गया। हजारों लाखों की संख्या में झारखंड की बेटियां दूसरी शादी तीसरी शादी कर कर एक घुसपैठिए उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं और आप वोट बैंक की लालच में चुप बैठो। उनके पास से भेंट लेकर उनकी संपत्ति हड़प करने का एक षड्यंत्र एक घुसपैठिए चला रहे हैं। हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेती है, एक ऑर्डर करती है कि घुसपैठिए को चिन्हित करिए, इनको डिलीट करिए, डिटेक्ट करिए और डिपोर्ट करिए। झारखंड सरकार ना बोलती है। हेमंत सोरेन आप बचा नहीं पाओगे। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली। और जो घुसपैठिया जमीन हड़प कर कर बैठे हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं, चैन की नींद सोना बंद कर दो। भाजपा सरकार आएगी, ये भेंट से दान से जमीन हड़पाने का कानून हम लाएंगे, इसको प्रतिबंधित करेंगे और उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाकर जिन महिलाओं का भूमि गया है उनको फिर से वो महिलाओं के नाम पर लाने का काम भी करेंगे। आएगा हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। मातृत्व सुरक्षा योजना, 6 पोषण किट और 21,000 की सहायता हम प्रदान करेंगे। तो बड़ी बातें पर्चे में नहीं, बयान में थी। यूसीसी लाएंगे और जिन लोगों ने आदिवासियों की जमीन हड़पी है, रेट्रोस्पेक्टिव 25 संकल्प पत्र में हाँ, आप देखेंगे तो सब रेट्रोस्पेक्टिव कानून लाया जाएगा। यानी पहले भी जिन लोगों ने जमीनें हड़पी होंगी आदिवासियों की, अपने नाम पर ट्रांसफर करा लिए हैं, गिफ्ट के नाम पर, गिफ्ट डीड के नाम पर, वो सब वापस लौटाई जाएंगी आदिवासियों को। जी सर। देखिए 25 बिंदु हैं घोषणा पत्र के। चूंकि झारखंड अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में बना था, 25 साल उसका पूरा हो जाएगा, तो 25वां वर्ष चल रहा है, इसलिए 25 संकल्प पत्र इसमें दिया गया। घुसपैठियों पर और ये जमीनों पर क्या बोला है? 2-3 बात इसमें महत्वपूर्ण जो है, पहले देखिए कूल है कि किसी पार्टी का उस जिस आदिवासियों के नाम पर, पहाड़ जंगल के नाम पर जो प्रदेश बना है, उसका विजन क्या है, वो विजन क्या है। तो भाजपा जो बात कर रही है वो उसके व्यापक विजन का अंग है। उसमें मैं 7 नंबर पॉइंट आपको पढ़ रहा हूं। हम झारखंड में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने और आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाएंगे। संथाल परगना सहित पूरे झारखंड में सख्त कानूनी प्रक्रिया लागू कर अवैध घुसपैठ पर पूर्ण विराम लगाएंगे। घुसपैठियों द्वारा कब्जाई गई आदिवासी जमीन को वापस लौटाने के लिए कानून बनाएंगे, जिसको बोले रेट्रोस्पेक्टिव। यह सुनिश्चित करेंगे कि आदिवासी महिलाओं से शादी करने वाले घुसपैठियों के बच्चों को आदिवासी दर्जा न दिया जाए, ताकि आदिवासी समुदायों की भावी पीढ़ी अपने अधिकारों का वास्तविक लाभ ले सके। बहुत इंपॉर्टेंट पड़ी आपने। आदिवासी महिलाओं से शादी करने वाले घुसपैठियों के बच्चों को आदिवासी दर्जा न दिया जाए, यह सुनिश्चित करेंगे। अगर आपने शादी कर लिया है लेकिन जो बच्चा होगा वो आदिवासी नहीं कहलाएगा, ताकि जो तो ये एक तरीके से आदिवासी महिलाओं को मुसलमानों या घुसपैठियों से शादी करने से रोकने के लिए इस संकल्प का एक प्रमुख जो आवाज है ना, वो महिला सशक्तिकरण है। आप ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो सबसे ज्यादा। सर एक सेकंड सर, क्योंकि सर से बात शुरू की थी मैंने। सर है जो बात हम लोग कर रहे थे उससे रिलेटेड बताया उन्होंने। नहीं, यूसीसी को लेकर तो जहां भी चुनाव होते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी यूसीसी लाने की घोषणा करती है। केंद्र में भी सरकारें देश भर में भी कर सकती है, जिन राज्यों में सरकारें वहां पर भी यूसीसी ला सकती है। लेकिन जब चुनाव जहां पर होते हैं
वहीं पर इस बात का ऐलान होता है कि अब हम यहाँ पर यूसीसी जैसे एक राज्य में लाके दिखा दिया उन्होंने सर, वो भी जब चुनाव की घोषणा थी, आप याद कीजिए थोड़ा सा, उत्तराखंड में जब चुनाव की चुनाव घोषणा होने तो थे। अच्छी बात है, चुनाव में घोषणा की, उसके बाद बना दिया। हाँ, ठीक है, नहीं मैं कह रहा हूँ कि अभी 18 राज्यों में सरकार है, वहां बना दीजिए, सब जगह यूसीसी ला दीजिए। जो ये कानून वाली बात है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है इस झारखंड के चुनाव के लिए। और उसमें भी ये अच्छी बात है कि रेट्रोस्पेक्टिव, क्योंकि वहां का सबसे बड़ा इशू आदिवासियों के जो चेंज हो रहा है, घर जमाई की बात जिस तरह से बात हुई कि वो घुसपैठिए जो आ रहे हैं वो उस पर करें, और यदि ये रेट्रोस्पेक्टिव भी कानून लागू होता है ना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और झारखंड की आदिवासी संस्कृति को बचाए रखने में महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन सवाल ये होता है कि घुसपैठियों को रोकने की बात अभी गृह मंत्री जी ने की अपने उसमें, तो वो बात चुनावों में तो ठीक रहती है, एग्जीक्यूशन लेवल पर तो नहीं होती ना। एग्जीक्यूशन लेवल का भी मैंने जिक्र किया आपको कि हेमंत बिस्वा शर्मा 19 लाख लोग वहाँ पर एनआरसी से बाहर हैं, उनमें से 19 लोगों को भी बाहर नहीं किया इस सरकार ने। तो उसको एग्जीक्यूशन लेवल पर कैसे लाते हैं वो एक बड़ी बात है, और आदिवासियों की संस्कृति को बचाए रखने के लिए, हालांकि जो बात बार बार अभी कही उन्होंने भी कि आदिवासियों को यूसीसी से अलग रखेंगे, इसको लेकर ही बार बार विवाद हो रहा है कि आप आदिवासियों को अलग रखेंगे, कुछ और ग्रुप्स को अलग रखेंगे, केवल मुसलमानों के लिए आप यूसीसी ला रहे हैं। ये इसका एक विवाद का विषय वहाँ ठीक है सर। एक चीज मैं जोड़ दूं, बतानी जो चर्चा हुई अभी, मैं भारत सरकार का आंकड़ा देख रहा हूँ, ये रांची की आबादी है जिसमें कहा गया कि 64.31% अभी आबादी हिंदू है और 16.42% है मुस्लिम, 8.52% है क्रिश्चियन, और सब भी है, और नंबर से भी देखें तो वो है। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि रांची जो है मुसलमानों का शहर बन गया है, तो ये भारत सरकार का आंकड़ा है। नहीं तो आ गया इस बार